हेलो दोस्तों, जीके जीएस के इस महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती वाले हैं वो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न को। 7 धाराओं से मिलकर बनने वाली नदी कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 7 धाराओं से मिलकर बनने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? वो नदी हो जाएगी कोसी नदी। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। अब इससे संबंधित प्रश्न और क्या बन सकते हैं उसको जान लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछ दे कि कोसी नदी का मूल नाम क्या है, मूल नाम, तो इसका मूल नाम क्या है? सप्तकौशिकी। क्या हो जाएगा? सप्तकौशिकी। तो इस तरह से भी पूछ लेता है कि सप्तकौशिकी के नाम से किस नदी को जाना जाता है। सप्तकौशिकी नाम क्यों है इसको? चूंकि इसका हिमालय से निकलने वाली 7 धाराओं से, और वो 7 धाराओं में आपको किसका किसका नाम ध्यान रखना है? इंद्रावती। हो सके आपको 7 धारा का नाम दे दे, पूछे कौन सा नहीं है। सनकोसी, सनकोसी, ताम्रकोसी, ताम्रकोसी 3 हुआ। और कौन? लिच्छू कोसी, लिच्छू कोसी की बात करेंगे। और कौन सा हो जाएगा? दूध कोसी, दूध कोसी। और कौन सा? तो और ध्यान रखिएगा, अरुण कोसी, अरुण कोसी। और लास्ट कौन सा हो जाएगा? तामूर कोसी, तामूर कोसी। इन 7 धाराओं से मिलकर बना है कोसी नदी, यानी जिसको कहा गया है सप्तकौशिकी। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है। वहीं आपको पता होना चाहिए कि कोसी नदी की बात आई है तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कोसी नदी की कुल लंबाई पूछ सकता है। तो कुल लंबाई जो है इसका 724 किलोमीटर। लेकिन अगर यही आपसे बिहार में इसका लंबाई पूछ दे तो लगभग 260 किलोमीटर। ठीक। और अगर हम इसकी बात करें तो और ध्यान रख सकते हैं, इसको पता है कि बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक पूछे कि किस नदी को कहा जाता है, तो ये आपको कहा जाता है कोसी नदी को। चूंकि ये क्या है, बार बार मार्ग परिवर्तन के कारण उत्तरी बिहार बाढ़ के चपेट में आ जाता है, इसीलिए। ठीक। और अगर हम बात करें, आपसे पूछ ले कि कोसी का सहायक नदियों का कुछ नाम बताइए जो महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिएगा, इसकी सहायक नदियां में आ जाएगा जैसे बागमती, बागमती, कमला, बलान, ये सब क्या हो जाएगी? इसकी सहायक नदियों के निकट आ जाएगी। और अगर हम बात करें कोसी नदी का, तो ध्यान होना चाहिए कि ये क्या है? सुपौल हुआ, सहरसा हुआ, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधेपुरा, या क्या कहता है, पूर्णिया। अगर ये सब की बात करें तो इसमें क्या होती है? प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। और किसके निकट जाके मिल जाती है? तो कुर्सेला, ये जगह ध्यान रखिएगा, पूछता है। कुर्सेला के निकट क्या करती है? गंगा से मिलने के पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है। कौन? तो कोसी नदी। तो देखिए आप एक प्रश्न से कितनी सारी आपको और भी क्वेश्चन की जानकारी मिल गई। तो ये क्लास रहेगा इम्पोर्टेंट, देखिएगा जरूर। दूसरे नंबर पे चर्चा करते हैं। बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बिहार में इस बार आपसे पूछ रहा है कि सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली नदी, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा नदी? बूढ़ी गंडक नदी। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। ठीक। वहीं बात करें अगर इसकी कुल लंबाई की, तो ध्यान रखिएगा 320 किलोमीटर लंबाई। कभी कभी आपको सेंटेंस के रूप में दिया रहेगा, पूछ सकता है कि क्या इसका मतलब डेटा सही है या गलत। अगर इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात करें, प्रमुख सहायक नदी में, प्रमुख सहायक नदी, तो कौन सा हो जाएगा? बागमती। कौन हो जाएगा? बागमती। हालांकि अगर अन्य सहायक नदियों की बात करें तो अन्य सहायक नदी में किसको किसको ध्यान रख सकते हैं? तो मसान, मसान नदी, धनौती नदी,
त्यूत नदी, ये सब क्या आ जाएंगे, अन्य सहायक नदियों में इसका आ जाएगा। तो ये सब भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। वहीं आपको पता होना चाहिए किसकी बात कर रहे हैं, बूढ़ी गंडक नदी की। तो बूढ़ी गंडक नदी में पूछ सकता है आपको कि इसका ऊपरी भाग में इसको किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, सिकराना के नाम से। किस नाम से, तो सिकराना के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, और यह मोतिहारी के निकट जो है धनौती नदी की धारा से मिलने के बाद क्या होता है, बूढ़ी गंडक के नाम से जाना जाता है। तो ये सब आपको बस इसमें ध्यान रखना होगा। और अगर बात करें इसमें, और एक नदी यहाँ पर क्या है, महानंदा नदी। तो ध्यान दीजिएगा, ये बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित, अगर यहाँ प्रश्न रहता कि सबसे पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदी, प्रवाहित होने वाली नदी, तब क्या हो जाता। तो ध्यान रखिएगा, ये बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदी हो जाएगी महानंदा। लेकिन हमसे पूछा गया कि सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली नदी, तब हो जाएगा बूढ़ी गंडक। तो प्रश्न भी ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है। आगे की ओर चलते हैं। और हाँ, आप लोग सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है। एक तरफ आपका विद्रोह है और एक तरफ वर्ष है। चलिए देख लेते हैं बारी बारी से। पावना विद्रोह की अगर हम बात करें तो सुमेलित नहीं है पूछा गया है, यही तो हमें देखना है। तो पावना विद्रोह है जो 1873 से 76 तक इसका काल रहा था। तो ये तो आपका सही दिया हुआ है। अगर आपका इससे नेतृत्वकर्ता पूछ ले तो चलिए यहाँ पर नेतृत्वकर्ता भी जानते चलेंगे सबका, चूंकि हो सके इसकी जगह आपसे वही प्रश्न पूछ लिया जाए। तो नेतृत्वकर्ता पावना विद्रोह के कौन थे, नाम ध्यान रख लेना है, ईशान चंद्र राय। ईशान चंद्र राय हो जाएंगे। प्रभावित क्षेत्र इससे कौन सा रहा था, तो बंगाल हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। उसी तरह से बी में है आपका दक्कन किसान विद्रोह। तो ये आपको पता है 1875 74-75 से संबंधित हो जाएगा। और इससे जो प्रभावित क्षेत्र रहा था महाराष्ट्र हो जाएगा। तो देखिए और क्या इसमें प्रश्न बन सकता है, उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगर हम इसकी बात करें नेतृत्वकर्ता का, तो ध्यान रखिएगा वासुदेव बलवंत फड़के और साथ में कौन थे, एमजी रानाडे, महागोविंद रानाडे भी थे इसके नेतृत्वकर्ता। तो ध्यान रख लेना है। अगले की ओर बढ़े तो सी में क्या है, सन्यासी विद्रोह, मोस्ट रिपीटेड विद्रोह, जो बार बार बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये आपका दिया है 1894, जो कि सरासर गलत दिया हुआ है। तो हमसे यही तो पूछा जा रहा था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, तो ये आपको पता है, ये सन्यासी विद्रोह जो होना चाहिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, सन्यासी विद्रोह है। तो ध्यान रखिएगा, ये 1760 के दशक में शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1760 के दशक में शुरू हुआ था। और अगर हम इसकी बात करें तो सन्यासी विद्रोह जो है इसका प्रभाव जो है, अगर प्रभाव क्षेत्र की बात करें तो ढाका, रंगपुर और कौन था, मैमनपुर। ठीक, और ईस्वी क्या हो जाएगा 1760। वहीं अगर कोल विद्रोह लास्ट बात करें तो ये 1831 से 32 के बीच की घटना थी। तो ये सही था। और कोल विद्रोह का अगर आपसे नेतृत्वकर्ता पूछे तो ध्यान रखिएगा बुद्धो भगत हो जाएंगे, बुद्धो भगत, मदारा भगत, ये सब इसके हो जाएंगे नेतृत्वकर्ता। प्रभावित क्षेत्र हो जाएगा छोटा नागपुर क्षेत्र। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या जानकारी मिल गई। पहला तो ये विद्रोह कब हुआ, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे और इससे प्रभावित क्षेत्र कौन सा रहा। तो ये सब प्रश्न आपको पूछ लिए जाते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। और ये जीके जीएस के इसमें सारे विषय के प्रश्न शामिल किए गए हैं। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से
कौन सी एक अवधारणा सही है? चलिए देखते हैं। 1857 से क्रांति से बहुत बार हम लोग क्वेश्चन किए हैं। ए में है भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। ये आपसे पूछा जा रहा है। अवधारणा सही की बात कह रहा है तो आगे भी और उपयुक्त आंसर, हमें एप्रोप्रिएट आंसर चाहिए। दूसरा बात करें तो ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। सी है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया था। तो ये यहाँ पर क्या है, एग्जैक्ट आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, अगर हम बात करें तो आपको पता ही है कि 1857 की क्रांति के बाद ही क्या हुआ था, जो 1858 का भारत शासन अधिनियम जो है उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। वही चीज को तो आपको क्या कह रहा है, इसको लाइन में लिख दिया गया है। ठीक, वहीं और बात करें 1857 की क्रांति के बारे में तो इससे रिलेटेड तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। तो कुछ ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछ ले कि 1857 के सैनिक क्रांति में शहीद होने वाला, सही जो बेसिक जानकारी है कई बार हम लोग कर चुके हैं। तो शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, ये काफी बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वो थे मंगल पांडे। और अंतिम व्यक्ति कौन थे, ये तो पहले हो जाएंगे। और अंतिम में आपको किनका ध्यान रखना है, तात्या टोपे का पूछता है। ठीक, बाकी शुरुआत कब हुई थी, कहाँ से हुई थी, इसका कारण क्या था, ये सब कई बार कर चुके, कौन कहाँ से नेतृत्व कर किए थे। बिहार में द्वैध शासन प्रणाली किसने प्रारंभ किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार में द्वैध शासन प्रणाली जो शुरुआत की बात आई तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेकिन यही आपसे अगर पूछ दिया जाए कि द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है, तब क्या हो जाएगा इसका आंसर, ध्यान दीजिएगा, लियोनस कार्टियस हो जाएगा। तो देखना है कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। ठीक, वही बात करें कि क्या कहता है, बंगाल में द्वैध शासन जो बात आई, तो बंगाल में पूछ दे कि द्वैध शासन ईस्वी पूछे तो ध्यान रखिएगा 1765 से 72 के बीच लागू किया गया था। और ध्यान रखिएगा कि इस द्वैध शासन को डाकुओं का राजा कहा गया था। क्या कहा गया था, एक कथन दे दिया गया था, डाकुओं का राज्य इसको कह दिया था। और ये कथन कहा किसने था, ये भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा के.एम. पनिकर ने। किसने, तो के.एम. पानीकर ने। तो देखते जाइए आपको एक प्रश्न में कितने सारे प्रश्नों की जानकारी एक्सप्लेन करके आंसर के रूप में मिल जाता है। ठीक, और यही 1772 की अगर हम बात करें तो द्वैध शासन क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। और ये समाप्त किसने किया था, ये भी पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल में द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। किसने, तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था। आगे की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का क्या कहलाता है, जनक कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय जागृति का जनक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। अब और इनसे संबंधित प्रश्न को कर लेते हैं कि और आपसे क्या क्या पूछ सकता है। तो अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि इनको भारत में किनको, राजा राम मोहन राय जी को ही नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। साथ ही साथ इनको सुधार, देखिए किस तरह से और प्रश्न बन सकते हैं, सुधार आंदोलनों का
प्रवर्तक भी कहा जाता है, प्रवर्तक भी कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। और अगर आपको ध्यान रखना है तो इनको नव भारत का तारा भी कहा जाता है, नव भारत का तारा भी कहा जाता है। किनको? तो राजा राम मोहन राय को। ठीक, तो ये सब पूछता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। वहीं आपको पता है पूछ लिया जाता है कि राजा की उपाधि इनको किसने प्रदान किया था? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने, अकबर द्वितीय ने क्या दिया था? ये राजा की उपाधि प्रदान इनको की थी। वही कुछ संस्था की इनसे बात कर ले राजा राम मोहन राय से, जैसे आपसे पूछ लेता आत्मीय सभा, तो इसकी स्थापना इन्होंने ही किया था 1815 में। देखिए क्या और प्रश्न पूछेगा, इतना निचोड़ से तो आपको बता दिया जाता है। पूछ ले वेदांत कॉलेज का स्थापना किसने किया था? वेदांत कॉलेज जो कि 1825 में, तो राजा राम मोहन राय ने ही किया था। अगर आपसे पूछे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने ही। तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए जो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, चूंकि कई बार आपको पढ़ाया जा चुका। आपको बताना है दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती का मूल नाम कमेंट में बता देना है। क्या करना है? मूल नाम, और चाहे तो आप इनसे संबंधित जानकारी भी दे सकते हैं। चलिए आगे की प्रश्न को देखा जाए। IMD के अनुसार भारत में सामान्य वर्षा कितनी है? किसके अनुसार? तो IMD के अनुसार। तो ध्यान दीजिएगा ये है 88 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। आपको ये भी पता है कि भारत में सामान्य रूप से जून से लेकर सितंबर तक क्या होती है? वर्षा ऋतु होती है। जून से लेकर सितंबर तक क्या होती? वर्षा ऋतु होती है। वहीं अगर बात करें और क्या इसमें आप ध्यान रख सकते हैं, अगर आपसे इस तरह से डेटा पूछ लिया जाए कि भारत में वर्षा का अनुपात, और वो भी किस रूप में पूछ सकता है? वर्षा का अनुपात आपको ध्यान रखना है। जैसे पूछता है कि पश्चिमी विक्षोभ कितना प्रतिशत होगा? तो ध्यान रखिएगा लगभग 3%। इस तरह से डेटा हो सके दे दे और पूछ दे कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसलिए लिख रहे हैं। वहीं अगर बात करें दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा की, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा की, तो ये आपका हो जाएगा लगभग 74%, लगभग में ही बोल रहे हैं। ठीक, तीसरा अगर बात करें पूछ लिया जाए आपसे मानसून पूर्व स्थानीय क्या कहता है चक्रवाती वर्षा का, तो चक्रवाती वर्षा का अनुपात, तो ध्यान रखिएगा वो हो जाएगा लगभग 10% पूछ सकता है। तो ये सब डेटा आपको क्या कर लेना है, ध्यान में रख लेना है। चलिए आगे की प्रश्न को देखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न, और जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं सॉल्यूशन बाय पीजेस चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। जीके जीएस का बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ट निचोड़ सॉल्यूशन दिया जाता है, तो अभी से ही जुड़ जाएं। साथ ही साथ क्लास को जितना हो सके शेयर कर दिया कीजिए, वीडियो को हाइप भी कर दिया कीजिए, और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि क्लास कैसी लगती है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा आपको लगता है। कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं, और सेशन को लाइक तो ज़रूर ही कर दिया करें। तो ये सब आप खुद देख लीजिएगा। बढ़ेंगे जीके जीएस के अगले प्रश्न पे। दंडकारण्य पठार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें दंडकारण्य पठार की, तो ये आपका छत्तीसगढ़, तेलंगाना और क्या कहता है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो उपयुक्त तो डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी हो जाएगा ऑप्शन में। वहीं आपको पता है
कि दंडकारण्य पठार के उत्तर पश्चिम की ओर, किसकी ओर, तो उत्तर पश्चिम की ओर कांकेर बेसिन स्थित है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि कांकेर बेसिन किधर स्थित है, और जो कि क्या है, छत्तीसगढ़ अगर बात करें तो ये छत्तीसगढ़ मैदान का विस्तार है। छत्तीसगढ़ मैदान का कौन सा विस्तार है, तो दक्षिणी विस्तार है, कांकेर बेसिन। ठीक, तो ये ध्यान रख लेना है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के दक्षिणी भाग में ही, दक्षिणी भाग में क्या है, दक्षिणी पश्चिमी भाग जी, दक्षिणी पश्चिमी भाग में ध्यान रखिएगा एक मल्कानगिरी का पठार स्थित है। तो पूछ लिया जाता है कि मल्कानगिरी का पठार किधर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका छत्तीसगढ़ के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक, चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं। बिहार में पाइराइट कहाँ पाया जाता है। अब किसकी बात आ गई है, पाइराइट की। तो ये आपका पाया जाता है, इसमें क्या क्या है, नवादा, सोनघाटी, मुंगेर, रोहतास। तो यहाँ जो अगर बात करें एप्रोप्रिएट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि रोहतास जिला में पाया जाता है। ठीक, और क्या इसमें आप जानकारी रख सकते हैं, पाइराइट की बात आई है तो ये जो है खनिज गंधक, पाइराइट खनिज जो है ये किसका एक प्रमुख स्रोत है, तो ये गंधक का, किसका, तो गंधक का प्रमुख स्रोत है। और अगर हम इसका उपयोग की बात कर ले, पाइराइट के उपयोग का, तो आपको पता है सुपर फॉस्फेट, सल्फर एसिड, और क्या ध्यान रख सकते हैं, कठोर रबड़, पेट्रोलियम शोधन में क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। और बिहार जो है क्या कहता है, देश में पाइराइट का प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो आपसे अगर ये भी प्रश्न पूछ ले कि देश में पाइराइट का क्या कहता है, प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा होगा, उत्पादक राज्य, तो ये हो जाएगा हमारा प्यारा प्यारा बिहार हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। आगे की ओर चलते हैं। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, तो ये भली भांति आपको पता है कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चूंकि कई बार आपको ये हम पढ़ा चुके हैं, अनुच्छेद 21, 20 ये सब कितनी बार आपको पढ़ाया गया, तो ऐसे प्रश्न पे ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, कुछ रिवीजन आप लोग खुद से कर लिया करें। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है, ये आपसे पूछ रहा है। ये भी आपको पता ही है कि ये आपका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। भाग 4 से ये संबंधित हो जाएगा। वही बात करें कि क्या कहता है, ये अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 36 से 51। कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है। वही बात करें, पूछ देता है कि क्या कहता है, संविधान की मूल आत्मा राज्य की नीति निर्देशक तत्व को किसने कहा था कि ये संविधान की मूल आत्मा है, तो नाम ध्यान रखिएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ये आपको ध्यान में रख लेना है, चूंकि कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आपको देखिए प्रश्न रिपीटेड मोड में मिलते रहते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए बोलते हैं, जिस पे आपको बोलते हैं बार बार रिपीट होता है, थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखिए। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं। ए में है आपका केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, बी में है पूर्ण रूप से लिखित संविधान,
और सी में है एकहरी नागरिकता और डी में है क्या कहता है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो आपको पता है कि एकहरी नागरिकता यहाँ दिया गया है जो इसका संघीय लक्षण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और आपको पता है कि संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया गया, संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया गया है, ये आपसे पूछा जाता है। वहीं भारत की जो संघीय व्यवस्था है ये किस मॉडल पर आधारित है, तो कनाडाई मॉडल पर, कनाडाई मॉडल पर यानी कनाडा से लिया गया है। सिंपल सा, इस सेंस में आप ध्यान में रख सकते हैं। वहीं आपसे भारतीय संविधान की संघीय विशेषता में कुछ ध्यान रखिएगा। संघीय विशेषता की अगर बात, चूंकि संघीय लक्षण पूछा था इसीलिए एकहरी नागरिकता नहीं है। बाकी नागरिकता कैसी है भारत में, तो एकल नागरिकता, ये आपको पता है। संघीय विशेषता में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, संघीय विशेषता, भारतीय संविधान की संघीय विशेषता में पहला एक चीज ध्यान रखना है त्रिस्तरीय सरकार, त्रिस्तरीय सरकार। दूसरा बात करें तो क्या हो जाएगा लिखित संविधान, लिखित संविधान ऑलरेडी आपको ऑप्शन में भी देखिए मौजूद ही था। तीसरा बात करेंगे तो क्या हो जाएगा शक्तियों का विभाजन, ये भी ऑप्शन में आपको मौजूद था, शक्ति का विभाजन। चौथा बात करेंगे तो और ध्यान रख लीजिएगा संविधान की सर्वोच्चता। इसी तरह से अगले सेंटेंस में आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। और क्या ध्यान रख सकते, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब क्या हो जाएगा इसका संघीय विशेषता हो जाएगा भारतीय संविधान का। तो ये सब आप क्या करेंगे ध्यान में रख लेंगे। चलिए आगे की बात करें। और एकल एकल नागरिकता एकात्मक संविधान की विशेषता है। यहाँ पर जो अगर बात करें एकहरी नागरिकता या फिर एकल नागरिकता जो एकात्मक संविधान की व्यवस्था है, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा किसका, तो एकात्मक संविधान की विशेषता है। और हमसे यहाँ भारत के संविधान का संघीय लक्षण का भी विशेषता पूछा जा रहा था। और सारे विषय के प्रश्न आपको दिख रहे होंगे। हिंद महासागर त्रिध्रुव IOD के सकारात्मक चरण से क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है, भारत में अधिक वर्षा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। वहीं अगर हम बात करें तो ये IOD यानी हिंद महासागर द्विध्रुव कहने का मतलब डायपोल जो है, ध्यान रखिएगा ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। और वो 3 प्रकार में कौन से हो जाएंगे, तो पहला बात करेंगे जो सकारात्मक हिंद महासागर डायपोल हो गया यानी सकारात्मक चरण। दूसरा हो जाएगा आपका नकारात्मक चरण। और तीसरा जो हो जाता है क्या सा, तटस्थ या फिर सामान्य। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ये बात भी ध्यान में रख लेना है। और सकारात्मक हिंद महासागर की अगर बात करेंगे तो इसकी स्थिति में उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर का जो तापमान है वो पूर्वी हिंद महासागर के समान तापमान से अधिक होता है। ये सब लिखना नहीं है, बस इसमें आप इतना ध्यान रख लीजिए सही रहेगा। वहीं एक पॉइंट आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि हिंद महासागरीय डायपोल या द्विध्रुव, इसको क्या कहता है, भारतीय नीनो के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय नीनो के नाम से भी जाना जाता है, तो पूछ सकता है। चलिए आगे के प्रश्न पे। और जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दिया करें। युवाला का निर्माण किस कर्ता द्वारा किया जाता है, किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर युवाला का। तो हिमनद है, पवन है, पानी है और क्या है, मानव जनित कारण। तो युवाला का जो निर्माण है वो होता है आपका पानी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। वहीं आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है,
जैसे कि भूमिगत जल द्वारा पूछ सकता है, भूमिगत जल द्वारा। इस तरह से भी प्रश्न रहता कि भूमिगत जल द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति है कौन कौन सा है। जैसे युबाला का जो निर्माण हुआ किसके द्वारा हुआ, भूम जल यानी कि भूमिगत जल द्वारा ही हुआ। उसी तरह से और क्या क्या स्थलाकृति हो सकता है, युबाला हो गया, काष्ठ झील हो जाता है, काष्ठ झील हो सके अगला बार ये आपसे पूछते। गीजर हो गया, डोलाइन हो गया, डोलाइन, ये सब नाम आपको ध्यान रख लेना है। घोल रंध्र हो गया, ये सब क्या है, स्थलाकृति है। यहाँ पे लिख लेते हैं कि भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन कौन सी हो जाती है, तो पूछ सकता है। ठीक, अगर बात करें और किसमें आपको क्या ध्यान रख लेना है, हिमनद द्वारा। ऑप्शन ए में आपका हिमनद द्वारा पूछ ले स्थलाकृति, तो ध्यान रखिएगा हॉर्न हो जाएगा, फ्योर्ड हो जाएगा। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड बताया जा रहा है, ये सब आपको बुक में जो पढ़े होंगे उनको पता होगा। ड्रमलिन हो जाएगा, ये हिमनद द्वारा क्या है, निर्मित स्थलाकृति है। तो सबका एक जगह नोट डाउन आपको कर लेना है। पवन द्वारा अगर पूछ लेता तो पवन द्वारा लोएस ध्यान रख सकते हैं, यारडांग ध्यान रख सकते हैं, जुगेन ध्यान, ये सब नाम ऐसा है कि थोड़ा लिख के ही आपको ध्यान में रहेगा, इसीलिए बोलते हैं नोट डाउन किया कीजिए, और नोट डाउन के साथ लाइक भी कर दिया कीजिए। आगे की ओर चलते हैं। हरित क्रांति का कार्यान्वयन करने के लिए बिहार का चयन क्यों नहीं किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, बहुत क्या कहता है, बहुत छोटी भूज होते, तो बिल्कुल ये कारण भी सही दिया हुआ है। कृषि ऋण की प्रचुर क्या कहता है, प्रचुर आपूर्ति, ये गलत है, प्रचुर नहीं, अगर यहाँ पर कम आपूर्ति रहता तब सही हो सकता था, तो ये होगा नहीं। कृषि यंत्रीकरण का निम्न स्तर, तो ये बात सही है, तो यानी एक से अधिक आंसर हो गया, चूंकि ए और सी इसका कारण बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसकी बात आ गई है, हरित क्रांति की। तो हरित क्रांति की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट बन जाता है आपके लिए कि हरित क्रांति का जो क्या कहता है, भारत में शुरुआत, भारत में अगर शुरुआत पूछे तो ध्यान रख सकते हैं कि 1966 से 67 के बीच में हुआ था, ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि क्या कहता है, हाँ हरित क्रांति का क्या कहता है, अगर आपसे पूछ दे जन्मदाता तब कौन हो जाएंगे, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, ये नाम कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यही अगर पूछते भारत में हरित क्रांति का जनक, तो भारत में हरित क्रांति का जनक तब कौन हो जाएंगे, एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे। और हरित क्रांति का अधिक लाभ किसको मिला था, कौन सा राज्य को, तो पंजाब को मिला था, ये भी आपसे पूछता है। ठीक, चलिए आगे की चर्चा कर लिया जाए। 16 नंबर देख लेते हैं। गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां अपने मिलन स्थल के साथ सही सुमेलित है, तो सही वाला को मिलान करना है, ये आपको देखना है। एक तरफ नदी या सहायक नदी, उससे रिलेटेड स्थान, तो ए में है आपका क्या, जैसे कि गोमती, तो गोमती आपका किससे संबंधित हो जाएगा, सही सुमेलित पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, तो गोमती आपका गाजीपुर से संबंधित हो जाएगा। वहीं गंडक की बात करेंगे तो यहाँ क्या है, छपरा, यहाँ गंडक है एक आपका, और तो गंडक आपका हो जाएगा किससे संबंधित, यहाँ पे लगता है कुछ ऑप्शन मिस्टेक है क्वेश्चन में, आपको सीधा सीधी चलिए हम बता देते हैं। संगम स्थल गाजीपुर है, गाजीपुर की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर गोमती हो जाएगा।
इसको मारिए, ये क्या करिए, इसको कैंसिल कीजिए, कुछ ऑप्शन मिस्टेक हो गया यहाँ पर, हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। वहीं हाजीपुर संगम स्थल रहता तो क्या हो जाता, गंडक का हो जाता। यहाँ देखिए गंडक मौजूद था। और छपरा है ही, तो छपरा का क्या हो जाएगा, घाघरा। छपरा का क्या हो जाएगा, घाघरा। ठीक, इधर एक साइड आपका ऑप्शन ही सही नहीं बैठाया हुआ है, तो ये आपको क्या कर लेना है, ध्यान में रख लेना है। इस तरह से आपसे पूछ लिया जा सकता है। चलिए, तो यही हमें क्या करना था, मिलान कर लेना था। आगे की ओर चलते हैं। विश्व की किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस पुरस्कार प्रदान किया गया? देखिए, आपको करंट अफेयर का भी क्वेश्चन शामिल किया गया। तो ये कौन हो जाएंगे, सेरेना विलियम्स, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, ये करंट के दृष्टि से महत्वपूर्ण बनेगा, क्योंकि ये क्या है, एक टेनिस खिलाड़ी हैं। सेरेना विलियम्स किससे बिलोंग करेंगी, किस खेल से, तो टेनिस से। और यह जो पुरस्कार है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि कहाँ का है, तो ये स्पेन का एक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है जो सेरेना विलियम्स को प्रदान किया गया। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। और यह जो है पुरस्कार 8 श्रेणी में प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। कितने श्रेणी में, तो 8 श्रेणी में। और यह पुरस्कार जो है आपको स्पेन के ओविएडो शहर, कौन शहर, तो ओविएडो शहर, हर एक छोटा छोटा जानकारी महत्वपूर्ण हो सकता है, के शहर में दिया जाता है। और अगर बात करें, और आपको पता है कि सेरेना विलियम्स ने कब, तो 2022 में टेनिस से संन्यास ले लिया था। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि इन्होंने कब संन्यास ले लिया था। आगे की चर्चा करेंगे। और एक बार फिर चैनल संबंधित जानकारी, तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं, सॉल्यूशन बाय पीजे जरूर सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ लाइक जरूर कर दिया कीजिए। और आपको कैसा लगता है क्लास, सॉल्यूशन कमेंट करके बता दिया करे, कोई सुझाव हो तो दिया करे। और ये सब आप जानकारी खुद देख लीजिएगा। बाकी बस आप लोग कमेंट क्या कहता है, सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कमेंट हाइप जो भी होता है कर दिया कीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का कारण है? क्या कम प्रजनन दर है, या फिर सरकार की ओर से लड़कों के लिए जो प्रोत्साहन है ये इसका कारण है, या फिर प्राकृतिक कारण है? तो बाल लिंगानुपात में जो गिरावट का मेन कारण है वो क्या है, कन्या भ्रूण हत्या। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। तो ये आपको ध्यान में रख, हालांकि आपको पता है कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग के जांच पर प्रतिबंध लगाया गया है PCPNDT अधिनियम के तहत। ठीक, तो ये आपको पूछ सकता है, यानी इसका कहने का मतलब हुआ गर्भधारण, प्रसव पूर्व निदान, तकनीक, चयन, प्रतिषेध। तो उतना ध्यान में रखिए, PCPNDT अधिनियम के द्वारा इस जांच पर प्रतिबंध भी और लागू कब से किया गया, तो लागू 1966 से, 1966 से। तो ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक कमेंट आपको फटाक से कर देना है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है। काफ़ी बार बिहार के सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो ये सब बेसिक जानकारी है, आपको पता होनी चाहिए। आ जाइए 19 नंबर प्रश्न पे। चाय की पत्तियों में विद्वान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है। सीधा सीधी पूछ रहा है, चाय की पत्ती में क्या पाया जाता है, वो आपका हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगा यहाँ पर कैफीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, चूंकि यही है जो एल्कोलाइड के कारण होता है, इसमें उत्तेजक गुण उपस्थित होते हैं, और ये मानसिक और पेशी उत्तेजक के रूप में भी काम करता है। वहीं पूछ देता कि जो चाय का रंग और स्वाद जो बात करें उसमें किसके कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा टैनिन के कारण। किसके कारण, तो टैनिन के कारण। और कॉफ़ी का क्या हो जाएगा, कैफीन ही हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे
थीन रहता ना तो ज़्यादा ऑप्शन सटीक था, थीन होना चाहिए था, ठीक। लेकिन ये चारों में अगर बात करें तो कैफीन दिया हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया कैफीन, ठीक। वहीं बात करें, एक ऑप्शन है यहाँ पर थियोब्रोमीन, तो इसकी बात करें तो ये कैफीन के समान ही, किसके समान, तो कैफीन के समान ही क्या करता है, मनुष्यों को प्रभावित करता है, मनुष्यों को प्रभावित करता है, ठीक। चलिए आगे की देखते हैं, इसमें और क्या है, सही है, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा होगा, तो वो उपयुक्त भाग कौन सा होगा, परागकोश, ऑप्शन नंबर सी, परागकोश, परागकण में, ये बात ध्यान रख लेना है। वहीं आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन सदैव जो है, सदैव द्विगुणित कोशिका में होता है, किसमें होता है, तो द्विगुणित कोशिका में होता है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। और इसके विभाजन के बाद मात्र कोशिका से क्या होती है, 4 कोशिकाएं बनती है, कितनी बनती है, तो 4 कोशिका बनती है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आधी हो जाती है। तो इस तरह से भी पूछ लेता है कि किसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। और समसूत्री विभाजन जो होता है सभी कोशिकाओं में होता है, और उसमें क्रोमोसोम की जो यानी गुणसूत्र की संख्या है अपरिवर्तित रहती है। यहाँ हमसे अर्धसूत्री विभाजन पूछा गया था, ठीक। चलिए जीके जीएस के लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है। तो देख लेते पहले कि सही कौन कौन सा दिया हुआ है। पहला है बारबीट्यूरिक एसिड, तो पहला ही क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, चूंकि यहाँ पे क्या दे दिया है, शाकनाशी, तो ये तो सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चूंकि बारबीट्यूरिक एसिड या अम्ल जो है, ध्यान रखिएगा, ये पायरीमिडीन परिवार या फैमिली का क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, यानी इसका उपयोग जो है प्रशांतक के रूप में किया जाता है, किसके रूप में, प्रशांतक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन भी है यहाँ पे क्लोरोरैम्फिनोकॉल, तो ये प्रतिजैविकी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, तो ये यहाँ पर सही सुमेलित था। यहाँ ऑप्शन सी है, मार्फिन का उपयोग दर्द निवारक के रूप में, तो ये भी क्या था, सही सुमेलित दिया हुआ था। और लास्ट ऑप्शन है क्विनीन, जो कि मलेरिया रोधी से संबंधित कुनैन का उपयोग करके, तो ये भी क्या दिया हुआ था, बिल्कुल सही दिया हुआ था। और ये क्विनीन यानी कुनैन को सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है, किसके छाल से, तो सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। और ये मार्फिन जो है अफीम का प्रकार है, किसका प्रकार है, तो अफीम का प्रकार है। तो आज के क्लास में इतना ही, बाकी सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट हाइप सब कर दिया कीजिए। मिलेंगे अगले क्लास में, थैंक यू।